वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब की बार जैसा कि आपको बता दूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएँ अधिकतर विश्वविद्यालयों की होने वाली हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर अभी से आपको दिया जाए। इससे पहले अगर आप 2023 वाले हमारे मॉडल पेपर देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर हुए थे, उसको मैंने साल में भी करवाया था, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। न्यू मॉडल पेपर 2024 की परीक्षाओं के लिए है ये, 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। बीए चौथे सेमेस्टर में, यानी कि बीए द्वितीय वर्ष, जो फोर्थ सेमेस्टर है आपका, चौथा सेमेस्टर है, उसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही पढ़ना है। तो यहीं से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो उन प्रश्नों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करूंगा। एक बात मैं और आपको आज के वीडियो में क्लियर कर दूं कि कई मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं दूंगा आपकी बार, ठीक है। तो यानी 4-5 मॉडल पेपर लगभग मैं दे दूंगा ऑब्जेक्टिव का। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डायसी के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है किसमें? संसद में, जनता में, जनमत में या संविधान में? फटाफट से आप बताएंगे। डायसी एक विद्वान है, तो डायसी महोदय के अनुसार राजनीतिक जो प्रभुसत्ता होती है, जो राजनीतिक या पॉलिटिकल जो सॉवरेनिटी होती है, वो किसमें निहित होती है? तो वो संसद में निहित होती है। डायसी ऐसा बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संत थॉमस एक्विनास की विचारधारा को किसने प्रभावित किया था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, अगस्टाइन ने या फास्टर ने? तो थॉमस एक्विनास की विचारधारा को प्रभावित किया था अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रस्तुत की गई? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर जीन बोंदा? तो अरिस्टोटल के द्वारा की गई थी। संवैधानिक सरकार की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, प्रस्तुत की गई थी अरस्तु के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो सरकार का भी व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले अरिस्टोटल के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अरस्तु ने कहा, क्या कहा था? राज्य व्यक्ति से पूर्व है? नहीं, व्यक्ति का बृहद रूप ही राज्य है, बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सत्य है। राजवर्ग संघर्ष का परिणाम है, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। राज्य शोषण का साधन है, ये इन्होंने नहीं कहा था, ठीक है। तो ये तीनों नहीं कहा था। व्यक्ति मतलब व्यक्ति का बृहद रूप जो होता है वही राज्य होता है, अरस्तु ने ये कहा था। तो ये कथन कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि व्यक्ति का बृहद रूप ही राज्य है, ये कथन किसने कहा था? तो आप बताएंगे अरस्तु ने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। और अरस्तु की बात की तो इनकी एक रचना है पॉलिटिक्स, एक रचना बड़ी फेमस इनकी है। पॉलिटिक्स एक पुस्तक है, तो आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो भी आप बताएंगे अरस्तु ही हैं, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। अरस्तु को, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान भी कहा। ये बात भी प्रश्न आपसे बन सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दास्ता प्राकृतिक, मतलब किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक होती है? ये अरस्तु ने ही कहा था कि दास्ता जो होती है, दास बनाने की जो परंपरा है, प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा, ओके। और एक कथन और बड़ा फेमस है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सज्जीवन के लिए है या उत्तम जीवन के लिए है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन भी अरिस्टोटल का है, अरस्तु का है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। दोनों बात ध्यान रखिएगा, ओके। ये क्लियर कर लीजिए भी। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु ने लिखी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्लेटो की एक पुस्तक और है, द लॉज, द स्टेटसमैन, द रिपब्लिक। ये तीन पुस्तकें जो हैं प्लेटो की बड़ी फेमस हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो मैंने कहा बता दूं ताकि आप भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन मिश्रित संविधान का समर्थक है? मिश्रित संविधान का समर्थक कौन है भैया इनमें से? देखें, अरस्तु, रूसो, लास्की या कार्ल मार्क्स। तो मिश्रित संविधान की बात इन चारों में से जो करते हैं वो अरिस्टोटल करते हैं, अरस्तु करते हैं। अंग्रेजी में अरिस्टोटल इनका नाम है, अरस्तु का हिंदी में अरस्तु कहते हैं हम लोग।
तो अरस्तु। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था वर्गतंत्र, पॉलिटी या फिर प्रजातंत्र या अधिनायक तंत्र। किस प्रकार के राज्य की बात करते हैं अरस्तु? तो अरस्तु जो हैं ये प्रजातंत्र की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये बहुत ही जबरदस्त आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बात मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं कम से कम 10-10 व्यक्तियों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथियों की मदद हो जाए और आपके साथी अभी से ही पढ़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आप लोग शिथिल पड़ जाते हैं और इसी कारण से क्या होता है कि बीच में थोड़ा सा आप जब शिथिल पड़ जाते तो जब परीक्षा आती तभी आप पढ़ना प्रारंभ करते, तो ये गलत बात है थोड़ा सा। अभी से अगर आप पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, 2-3-4 बार इस वीडियो को देख लेंगे, तो उस समय जो आप लोग जो है लगातार ये कमेंट करते हो कि सर जी आप समय ज़्यादा ले रहे हो समझाने में, ये करने में, वो करने में, तो वो आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप परीक्षा के दौरान ही पढ़ते हैं। तो आपको लगता है कि बस एक बार माँ सर जी जो है घोर के पियाई दिए हमें चुरुआ बांध के, तो यही मेरे थोड़े पढ़ा जाता है कि यक्के वीडियो में देखो पूरा काम तमाम हो जाए। तो यही मेरा, इसीलिए क्या करें, अभी 2-3-4 महीने का समय है, दो लगभग 3 महीने का समय आपके पास है, तो 2-3 महीनों में आप पढ़ लो भैया। 4-5 मॉडल पेपर अगर देख लोगे हमारे द्वारा बताए गए तो आपका काम हो जाना है। वीडियो बस देखना ही तो है और क्या करना है आपको, ठीक है। बाकी मेहनत तो सारी मैं ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आपका कर्तव्य है, जो हमारे छात्र छात्राएं देख रहे हैं, जो पढ़ाकू छात्र हैं हमारे, उनका कर्तव्य है कि अपने जो आरी पड़ोस के, आपके कॉलेज के या जो अन्य छात्र छात्र हैं उनको मोटिवेट करें और उनको भी पढ़ने के लिए तत्पर करें, ताकि जो है वो भी पढ़ सकें, ठीक है। चूंकि आप अगर 10 लोगों को सुधारेंगे, ऐसे 10-10 लोग जो है हर व्यक्ति को सुधारेगा, तो आगे जो है पूरा समाज जो होगा सुधर जाएगा, पढ़ा लिखा होगा और हर एक व्यक्ति आगे बढ़ सकेगा, ठीक है। देखेंगे किसने कहा कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है। निर्धनता ही अपराध और क्रांति की जननी है, ये कथन बड़ा फेमस कथन है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है ये वाला। तो निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है, ये अरस्तु का ही कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? अरस्तु ही था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु की अगर बात करें तो ये शिष्य मतलब किसके गुरु हैं? अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुकरात के शिष्य कौन है? एक मिनट में मैं आपको पूरा ये गुरु शिष्य का परंपरा समझा दूं। सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुकरटीज। सुकरात के शिष्य हैं कौन? प्लेटो, ठीक है। कौन है? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन है? प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, ठीक है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। और अरस्तु के शिष्य कौन है? आपने नाम सुना होगा विश्व विजेता सिकंदर का। तो सिकंदर जो है ये अरस्तु के शिष्य हैं। तो ये गुरु परंपरा ये इधर से आप देखेंगे, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य कौन? सिकंदर। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर हो गई ना बातें? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? यानी कि आप देखेंगे तो अरस्तु थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक अर्थ में पहली बार प्रयोग अरस्तु के द्वारा ही किया गया था राज्य शब्द का। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कौन राज्य के गुणों की साझेदारी मानता है? राज्य को गुणों की साझेदारी कौन मानता है? अरस्तु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, और भी मॉडल पेपर में दूंगा तो उसमें और भी चीज़ों, और भी जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, ओके। अच्छा, दास प्रथा का समर्थन कौन करते हैं? आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अरस्तु जो हैं दास प्रथा के समर्थक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लीसियम की स्थापना किसने करी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लीसियम की स्थापना अरस्तु ने करी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मतलब वितरणात्मक न्याय की का अग्रणी प्रतिपादक जो है ये भी अरस्तु ही हैं। तो ये अरस्तु से कई सारे प्रश्न जो बनते हैं जो मैंने आपको बताए, ध्यान रखिएगा, ओके। क्लियर? आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं हम, ओके। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैं बनाता रहूं और देता रहूं। चलिए अगला प्रश्न है, एक्विनास, थॉमस एक्विनास के समय केंद्रीय सत्ता का अंत क्यों हुआ था? बढ़िया प्रश्न है। एक्विनास की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1225 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1274 ईस्वी में, ठीक है। तो एक्विनास के समय केंद्रीय सत्ता का जो अंत हुआ था ये सामंतवादी व्यवस्था के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक्विनास प्रभावित था। एक्विनास किससे प्रभावित था? एक्विनास जो थे ये अरस्तु से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संत थॉमस या टॉमस एक्विनास ने
किसे सबसे निकृष्ट कानून बताया था? दैवीय कानून को, प्राकृतिक कानून या शाश्वत कानून या फिर मानवीय कानून? तो संत थॉमस एक्विनास ने सबसे निकृष्ट कानून जो बताया वो मानवीय कानून को बताया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, टॉमस एक्विनास या थॉमस एक्विनास राजतंत्र का समर्थक था, मतलब राजतंत्र का क्या था, समर्थक था, विरोधी था या दोनों था? तो सर थॉमस एक्विनास जो था ये राजतंत्र का समर्थक था, जबकि प्रजातंत्र का समर्थक कौन था? अरस्तु था। तो समर्थक था ये राजतंत्र का, मोनार्की का समर्थक है एक्विनास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पेरिस विश्वविद्यालय ने उसे कब धर्म के आचार्य सम्मान से विभूषित किया? किसे? एक्विनास को। तो पेरिस विश्वविद्यालय ने जो है सर थॉमस एक्विनास को या जो है संत थॉमस एक्विनास को जो है धर्म के आचार्य सम्मान से विभूषित किया था 1256 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 1225 ईस्वी में जन्म होता है इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब एक्विनास की मृत्यु हुई तो उस समय वह कितने वर्ष का था? बताएं। तो जब इसकी मृत्यु हुई थी, वैसे तो 1225 में इसका जन्म हुआ था और 1274 में इसकी मृत्यु हुई थी। अब आप जोड़ लो खुद ही। देखें, 25 और 5 इधर यानी 30 और 40 ये, मतलब कि 30 इधर हो गया, यानी कि 5 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 30, यानी 30 और अगर 40 उधर हो गया 40, ठीक है, 40 और 4 ये 44 और 5 ये, ठीक है, बिल्कुल 49 वर्ष बनेगा आपका। ठीक है, क्योंकि अगर आप 74 से घटाएंगे, 74 से आप घटाइए 25 को तो कितना निकलेगा? 14 में से 5 गए 9 और यहाँ पर 6 में से 2 गए, कितना होगा? 14 में से 5 गए, 6 में से 2 गए 4, ठीक है 49, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है, यह कथन किसका है? यह कथन एक्विनास का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? बताएं, मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। बताएं, जो है बताएं, मध्यकाल का अरस्तु किसे कहा जाता है? संत थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिषदीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? परिषदीय आंदोलन का उद्देश्य था प्रतिनिधि चर्च की स्थापना करना। क्या करना? प्रतिनिधि चर्च की स्थापना करना, ये परिषदीय आंदोलन का उद्देश्य हुआ करता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। सुम्मा थियोलोजिका, सुम्मा थियोलोजिका इस ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है थॉमस एक्विनास ने। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक्विनास मध्ययुग का पावन अरस्तु है, ये कथन किसका था? ये मैक्सी ने कहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्लियर, समझ में आ रही चीजें? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक्विनास के गुरु कौन थे? एल्बर्ट महान जो हैं, ये एक्विनास के गुरु थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और इटली के निवासी थे सर थॉमस एक्विनास, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, दो तलवारों का सिद्धांत किस युग में अस्तित्व में आया? मध्य युग में दो तलवारों का सिद्धांत जो है वो अस्तित्व में आता है, ये ध्यान रखिएगा। कई प्रश्न आपसे और पूछे जाते हैं। डिफेंसर माइनर एक पुस्तक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। डिफेंसर माइनर की पुस्तक के लेखक, तो डिफेंसर माइनर पुस्तक के लेखक कौन है? मर्सिलियो, मर्सिलियो की अंतिम पुस्तक है ये डिफेंसर माइनर, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ा जाए, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। तो लोमड़ी और शेर की राजनीति का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है, किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार जो प्रतिपादित किया है वो किसने किया? जेएस मिल या थॉमस हॉब्स या मैकियावेली या हीगल? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखें, लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार जो दिया है वो एक पुस्तक है द प्रिंस, उस द प्रिंस पुस्तक में मिलती है। द प्रिंस पुस्तक का नाम सुनते ही आपका उत्तर आपके दिमाग में घूम रहा होगा। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? मैकियावेली ने लिखी है। ठीक है, मैकियावेली अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। ठीक है, एक विद्वान है, उनका नाम है डनिंग। डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैकियावेली जो है ये बड़ा एक प्रकार से, इसके बारे में कई सारे विद्वान ने अपने अपने हिसाब से चीजें बताई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है?
न्याय शक्तिशाली का हित है, मतलब कि माइट इज राइट या टिट फॉर टैट, सॉरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत पर काम करता है। न्याय जो है शक्तिशाली का हित है, ये किसके मतानुसार? ये थ्रेसी मैकेस के मतानुसार उन्होंने कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न, राजनीति की नैतिकता से पृथक करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम आधुनिक जो विचारक है वो मैकियावेली ही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को शीघ्र क्षमा कर देता है लेकिन अपने संपत्ति के अपहरणकर्ता को कभी क्षमा नहीं करता। यह उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है मैकियावेली का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है ये, और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिएगा। ओके, यानी कि मनुष्य जो है अपने पिता के हत्यारे को भी माफ कर देगा, बहुत जल्दी भूल जाएगा, लेकिन अपनी संपत्ति के अपहरणकर्ता को कभी नहीं क्षमा करेगा। ठीक है, ये मैकियावेली का कथन है। मैकियावेली को अपने काल का शिशु किसने कहा? मैंने बताया था डनिंग महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दी प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? मैंने बताया था द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? मैकियावेली की पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह कौन था? वह था मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने राजनीतिक दार्शनिक ये है, और इसने सबसे पहले राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से पाश्चात्य विचारकों में। किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? बताएं। राज्य शब्द की जगह रिपब्लिक शब्द को जो है ज़्यादा प्रमुखता दी, वो थे मैकियावेली। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वह मध्यकालीन तो ना रहा लेकिन आधुनिक भी नहीं बन सका, यह कथन किसके संबंध में कहा जाता है? तो ये मैकियावेली के संबंध में कहा जाता है कि मैकियावेली जो है ये मध्यकालीन तो नहीं रहा और लेकिन आधुनिक भी इसको नहीं कह सकते, यानी आधुनिकता और मध्यकालीनता दोनों के बीच एक कड़ी के रूप में काम कर रहा था। कौन? मैकियावेली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है ये, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इस पुस्तक को लिखा है मैकियावेली ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। 1532 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। एक पुस्तक और इनकी बड़ी फेमस है मैकियावेली की, उसका नाम है डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस पुस्तक ये मैकियावेली की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसको कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। ये सब बात ध्यान रखिएगा। ओके, और मैकियावेली की अगर बात की जाए तो आनुवांशिक राजतंत्र का समर्थक था ये मैकियावेली। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये बहुत ही विद्वान आदमी भी था, आधुनिक राजनीति में बड़ा योगदान दिया, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो ऐसे तमाम प्रकार के विचार इसके बारे में आप कह सकते हैं। एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, द सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। द सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है जीन बोदा ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अच्छा, संप्रभु का पिता है, संप्रभुता का पिता किसे कहा जाता है? जीन बोदा को ही संप्रभुता का पिता कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है। ओके, अच्छा, गणतंत्र की 6 पुस्तकें, एक ये पुस्तक का नाम है गणतंत्र की 6 पुस्तकें, किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न 2021 2022 दोनों में पूछा गया है। गणतंत्र की 6 पुस्तकें, इस पुस्तक को लिखा है जीन बोदा ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न जो मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में वो भी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो उनको भी ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। बाकी और मॉडल पेपर में दूंगा, उसमें भी ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करता रहूंगा। तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को रखूंगा जो इस वीडियो में भी होंगे, तो मैं एक प्रकार से आपका रिवीजन करवा दूंगा। ऐसा एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा जो आप ना जानते हो। अगर आप मेरे 5 मॉडल पेपर को देख लेंगे, निश्चित तौर पर आपसे बढ़ करके कोई नहीं होगा, और आप ही अब की बार टॉपर बनने वाले हो। अगर आपने जो मैं जैसा आपको पढ़ाऊंगा वैसा अगर आप पढ़ते हो, निश्चित तौर पर आपको कोई मात देने वाला पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा। आप बहुत ही आसान तरीके से पेपर में अपने अच्छा कर पाएंगे। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख करके डरेंगे नहीं, आप पेपर अच्छे तरीके से देने जाएंगे, एकदम से हंसते खेलते जाएंगे। जितने भी शुक्ला स्टडी पॉइंट के बच्चे होंगे सब लोग उछलते हुए बाहर निकलेंगे, और उनके चेहरे पर शिकस्त जो है क्षण मात्र के लिए भी नहीं आएगी। तो इसके लिए अगर आपको इतना सारा अगर लेना है कुछ,
तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न अगला है, मनुष्य एक उदात्त वन्य प्राणी था, अभिव्यक्त किसने किया? मतलब ये कथन किसने कहा? मनुष्य एक उदात्त वन्य प्राणी था, ये थॉमस हॉब्स ने कहा था। आप सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हुए इन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हॉब्स, लाक, रूसो, इन सभी लोगों ने मिलकर के दिया। ठीक है। हॉब्स वैसे तो नास्तिक था, ये बात ध्यान रखेंगे। हॉब्स कहा करता था कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। तो ये कथन भी फेमस है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, किसने कहा? तो हॉब्स ने कहा था। और एक कथन और बड़ा फेमस है हॉब्स का, आज्ञा पालन का उद्देश्य सुरक्षा है। आज्ञा पालन का उद्देश्य सुरक्षा है, किसने कहा था? थॉमस हॉब्स ने कहा था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक प्रश्न और है, विधि संप्रभु का आदेश है, किसने कहा था? विधि संप्रभु का आदेश है, थॉमस हॉब्स का कथन है। थॉमस हॉब्स जो है इंग्लैंड का दार्शनिक था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए अगला प्रश्न है, हॉब्स के द्वारा राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? हॉब्स के लिए या हॉब्स के द्वारा राज्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो था कॉमनवेल्थ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। अगला प्रश्न मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में क्या था? हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक इसका अंग नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ए ऑप्शन। शासक इसका अंग है, शासक इसका सक्रिय अंग है, शासक इसका अति सक्रिय अंग है, यानी कि हॉब्स के समझौते में शासक इसका अंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। हॉब्स के लिए जो है फेलिसिटी का अर्थ क्या होता है? फेलिसिटी का मतलब होता है उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है और पाने में निरंतर सफलता भी प्राप्त करता है, ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें फैसिलिटी मतलब उसी को कहते हैं फेलिसिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? समस्त जो है अस्तित्व जो है वो क्या है? एकदम गतिशील पदार्थ है। किसके लिए? हॉब्स के लिए। हॉब्स ऐसा मानता था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने लिखा, कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम है, जो कोई विधि में विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन भी थॉमस हॉब्स का ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल क्या था? निरंतर संघर्ष का, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यदि हॉब्स के मानवदेह यानी लेवियाथन का शीर्ष काट दिया जाए तो वह रूसो की समान इच्छा होगी, यह कथन किसने कहा था? यानी यदि हॉब्स के मानवदेह यानी लेवियाथन का शीर्ष काट दिया जाए तो वह रूसो की समान इच्छा होगी, ये कथन कहा था वाहन का, एक कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। राज्य में परिवर्तन का अर्थ है संप्रभुता का स्थान परिवर्तन मानता हूँ। मतलब राज्य में परिवर्तन का अर्थ मैं संप्रभुता का स्थान परिवर्तन मानता हूँ, ये किसने कहा था? ये कथन भी थॉमस हॉब्स का था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हॉब्स के बारे में सारे जो चीज़ें मैंने बताई ये बड़ी फेमस हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। हॉब्स की एक ग्रंथ है डी सीवे नामक ग्रंथ उसने 1642 में लिखा था। लेवियाथन पुस्तक के लेखक आपसे पूछेगा तो भी थॉमस हॉब्स ही हैं। ठीक है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत तो रूसो ने दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कई सारी चीज़ों को आप इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में है, यह कथन किसका है? बड़ा फेमस कथन है, लगातार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ये बताएं, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा तो है किंतु सर्वत्र बाधाओं से या बाधाओं में घिरा हुआ है, ये कथन जीन जैक्स रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रूसो का जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में, 28 जून की डेट है, और मृत्यु हुई थी 2 जुलाई 1778 को। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो बौद्धिक विकास हुआ, बौद्धिक क्रांति जो उन्होंने करी है, फ्रांस से होकर के करी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य संकल्प या सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया? सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो दिया है ये जीन जैक्स रूसो ने ही दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, 100% अब की बार आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रूसो किस देश से संबंधित है? तो रूसो वैसे तो पैदा हुआ था ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड में, वहां पर पैदा हुआ था। लेकिन रूसो का संबंध जो हुआ है ये फ्रांस से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि फ्रांस में इसकी बौद्धिकता का विकास हुआ और फ्रांस में ही सारा जीवन इसने लगाया। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित
रक्षा एवं कल्याण है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है फटाफट से आप बताएंगे। ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित, रक्षा एवं कल्याण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संप्रभुता किसी निर्दिष्ट श्रेष्ठ मानव में निवास कर सकती है, यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रूसो की समान इच्छा है, क्या होती है रूसो की समान इच्छा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया है। रूसो की समान इच्छा जो है वो सभी की वास्तविक इच्छा का योग, सभी की जो इच्छा होती है उसका वास्तविक इच्छाएं होती है उसका योग ही रूसो की समान इच्छा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस हाब्स ने लिखी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। अच्छा, आपसे पूछेगा कि लॉक किस देश से संबंधित हैं, तो लॉक ब्रिटेन से संबंधित थे, ये बात ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड का नागरिक था लॉक। ओके, जॉन लॉक, वो भी सामाजिक समझौते की बात करते हैं। सामाजिक और विवेकी था उनका प्राकृतिक अवस्था का मानो लॉक का। ठीक है, ऐसे कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने, प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया? बताएंगे। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था रूसो ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। किसका कथन है कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र पर लिखित नहीं, शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? तो ये किसने कहा था? रिपब्लिक एक पुस्तक है, रिपब्लिक राजनीति पर शास्त्र पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन रूसो का ही था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रूसो ने क्या नारा दिया था? रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चले। सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन ही उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। बताएं। सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन है किसका? ये कथन है जेरमी बेंथम का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। बेंथम की अगर बात करें तो बेंथम जो है ये बेंथम के चेले थे जॉन स्टुअर्ट मिल, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अधिकतम सुख की अवधारणा देने का, अधिकतम संख्या में अधिकतम सुख की अवधारणा इन्होंने दी थी, जेरमी बेंथम ने। ठीक है, और उसी सिद्धांतों पर फॉलो किया उन्होंने, उनके चेले ने, उनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जिनको जेएस मिल भी आप कहते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है इनके शिष्य हैं किसके? बेंथम के। ध्यान रखिएगा, उपयोगितावाद के सिद्धांत में संशोधन भी किया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, क्योंकि बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। और बेंथम की बात करें तो बेंथम के शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने उनके सिद्धांतों में संशोधन किया, कुछ हद तक जो है उन्होंने साथ दिया। अच्छा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपना विवाह भी किया था हैरियट टेलर से, हैरियट टेलर से उन्होंने विवाह किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, उग्रवादी विचारक की श्रेणी में आते थे मिल। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। ये कथन कहा था किसका? जेरमी बेंथम का, मतलब बेंथम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? ऑन लिबर्टी का संबंध है पूर्ण स्वतंत्रता से। ऑन लिबर्टी पुस्तक वैसे तो इन्होंने भी लिखी, दोनों लोगों ने लिखी है। ठीक है, वैसे जेएस मिल की पुस्तक है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने हित को देखो और दूसरे को कम से कम हानि पहुंचाओ। यह कथन किसका है? अपने हित को देखो और दूसरे को कम से कम हानि पहुंचाओ, ये कथन था बेंथम का। और बेंथम इसी विचारों पर आगे बढ़ता था, यानी कि अपना सुख देखो और दूसरों को हानि कम पहुंचाओ, और दूसरों को हानि कम पहुंचा करके अपने सुख की प्राप्ति करो, ये इसका मानना हुआ करता था। निम्नलिखित में से किसने आनंद मापक पद्धति का वर्णन किया? आनंद मापक पद्धति का जो वर्णन किया है ये बेंथम ने किया था। आनंद किस व्यक्ति को कितना है, तो आनंद मापक जो पद्धति है, आनंद मापने वाली जो मेथड है, उस मेथड का प्रयोग इसी ने किया था। किसने? बेंथम ने ही किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। यह कथन किसका है? यह कथन जेरमी बेंथम का ही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बेंथम और जेएस मिल विश्वास रखते थे किसमें? समाज कल्याणकारी अधिकारों के सिद्धांत में ये दोनों लोग जो है विश्वास रखते हैं।
दोनों गुरु चेले बेंथम और जे.एस. मिल। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया, बताएंगे। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन भी बेंथम ने ही किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य आजीविका और समानता, सुरक्षा और पर्याप्तता। बिल्कुल डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा हुआ है। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख जुड़ा हुआ है बेंथम से। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को आधार मतलब को किस आधार पर वैध ठहराया था, बताएं। मिल ने, जे.एस. मिल ने जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को किस आधार पर वैध ठहराया था, उपयोगिता के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ है, यह कथन किससे संबंधित है। यह कथन जो है, ये कथन बेंथम से भी रिलेटेड है और जे.एस. मिल से भी रिलेटेड है, लेकिन ये कथन वास्तव में बेंथम ने ही कहा था। ठीक है, तो सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतनी मात्रा में उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ है, ये कथन बेंथम से भी रिलेटेड है और जे.एस. मिल से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो बेंथम आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी और सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर के पुकारा जा सकता है, तो इसको जॉन स्टुअर्ट मिल को बोल सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म हुआ था 1806 में, मृत्यु हुई थी 1873 में, और ये बेंथम का जन्म हुआ था 1748 में, मृत्यु हुई थी 1832 में। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों को के ही मताधिकार दिए जाने का समर्थक था, तो शिक्षित व्यक्तियों के ही मताधिकार मतलब शिक्षित व्यक्ति जो हैं वही वोट डालें, ऐसा जे.एस. मिल का मानना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की थी, किसने दी थी, बताइएगा। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा दी थी जे.एस. मिल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह कथन किसने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कथन कहा था जे.एस. मिल ने। ठीक है, ए जॉन स्टुअर्ट मिल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपयोगितावाद कृति किसकी है। उपयोगितावाद पुस्तक जो है इसको किसने लिखा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा उपयोगितावाद पुस्तक को। 1861 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है। असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में। यह कथन भी जे.एस. मिल का है, जॉन स्टुअर्ट मिल का है। ठीक है, जेम्स मिल और जे.एस. मिल दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा जाता है। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी भी जो है जे.एस. मिल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से मुक्त एक नैतिक संस्था बनाया, किसने बनाया था, तो जे.एस. मिल ने बनाया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, यह कथन किसने कहा था, बताएं। इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके, टी.एच. ग्रीन इज राइट आंसर। इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार है, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, टी.एच. ग्रीन का कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। यह कथन भी बड़ा फेमस है, और इस कथन को किसने कहा था, इस कथन को कहा था बिल्कुल टी.एच. ग्रीन ने ही इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन भी ग्रीन का ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं आदर्शवादी विचारक या फिर व्यक्तिवादी विचारक, अराजकतावादी विचारक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टी.एच. ग्रीन जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आदर्शवादी विचारकों में आते हैं टी.एच. ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। टी.एच. ग्रीन का जन्म हुआ था 1836 में, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, और राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है, ये कथन इनका बड़ा फेमस है, और ये ग्रीन ने ही कहा था। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं ये टी.एच. ग्रीन, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक हैं ये टी.एच. ग्रीन, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनकी एक पुस्तक है बड़ी फेमस, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन। लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन इनकी पुस्तक बड़ी फेमस है टी.एच. ग्रीन की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांतों पर भाषण भी इन्होंने दिया था, मतलब उस पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांतों पर भाषण शीर्षक से।
टीएच ग्रीन की ही पुस्तक है वो। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? उपयोगितावादी परंपरा से कौन नहीं जुड़ा हुआ है भैया? उपयोगितावादी परंपरा से इनमें से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? ग्रीन नहीं जुड़े हुए हैं। देखिए ह्यूम, जेएस मिल और बेंथम ये सब उपयोगितावादी से जुड़े हुए हैं, ग्रीन नहीं जुड़े हैं। ग्रीन की अगर बात की तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दार्शनिक सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है? तो टीएच ग्रीन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को नकारा है टीएच ग्रीन ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान इच्छा परिभाषित करते हैं कौन? समान इच्छा को परिभाषित किया, मतलब परिभाषित करता है, संपूर्ण इच्छा जो है समान इच्छा को इनमें से परिभाषित करता है। समान इच्छा के सिद्धांत वैसे तो रूसो ने दिया था, लेकिन उसको परिभाषित टीएच ग्रीन ने भी उसके सिद्धांतों पर काम किया है। ये बात ध्यान रखें। ग्रीन के अनुसार संप्रभुता का मूल जो है वो समान इच्छा में निहित होता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इतिहास का दर्शन ग्रंथ किसने लिखा? इतिहास का दर्शन ग्रंथ एक पुस्तक है, इसको लिखा है किसने? हीगल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकार का दर्शन ग्रंथ किसने लिखा? अधिकार का दर्शन ग्रंथ भी हीगल ने लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत है। हीगल जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और हीगल के द्वंद्वात्मक या द्वंद्वाद पर मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है कार्ल मार्क्स का, उसको भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है किसने दिया है भैया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, ध्यान रखिए किसका है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स की बात की, जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राइन प्रांत जर्मनी में इनका जन्म होता है कार्ल मार्क्स का, ध्यान रखिएगा। मार्क्स नागरिक था कहाँ का? मार्क्स जो था ये जर्मनी का नागरिक था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जर्मनी के राइन प्रांत में इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की विचारधारा देता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, ये कथन भी किसका है? ये कथन लेनिन का था वैसे तो। ठीक है, लेकिन कार्ल मार्क्स भी इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो आप बताएंगे कार्ल मार्क्स है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? 1848 में। वो किसने किया? तो ये किसने? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स जो है ये जो है आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न यह, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखें, हाब्स की पुस्तक है लेवियाथन, बिल्कुल ठीक है। रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन नहीं है, ये गलत है। लाक की पुस्तक अ लेटर ऑन टॉलरेशन, अ लेटर ऑन टॉलरेशन पुस्तक जॉन लाक की है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब बीच वाला ये गलत है, यानी कि स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है। तो है किसकी भाई? ये व्लादिमीर लेनिन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? लेनिन ने पुस्तक लिखी थी ये, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। किसने लिखी है? लेनिन ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है, यह किसका कथन है? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का है। आपको मैं बता दूं कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं। वर्ग संघर्ष को लेकर के और तमाम प्रकार के विचार जो है, जितने भी संघर्ष शब्द अगर आए तो आप कार्ल मार्क्स लगा दीजिएगा आंख मूंद करके, करेक्ट आंसर होगा हमेशा। साम्यवादी घोषणा पत्र या इसी को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं, उसी को हिंदी में साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं। इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। प्रकाशन कब हुआ इस पुस्तक का? 1848 में हुआ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। अगला प्रश्न है, राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो है बताते हैं। कौन बताते हैं भैया? राज्य धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा कार्ल मार्क्स बताते हैं इसको, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया? अधिक निर्धारणवाद का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, यह मार्क्सवादियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्लादिमीर इवानोविच वोरोनको लेनिन, ये पूरा नाम है इनका। ये किस वर्ष मार्क्सवाद को इन्होंने अपनाया था? इन्होंने 1889 में मार्क्सवाद को अपनाया था। इनका जन्म, व्लादिमीर लेनिन का जो जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1870 को इनका जन्म होता है। ठीक है, और 21 जनवरी 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा। रूस के मतलब रूस में ज़्यादा, मतलब रूस में इनका जन्म होता है।
आगे देखेंगे किस वर्ष को खूनी रविवार के नाम से मतलब कि खूनी रविवार माना जाता है। तो 22 जनवरी की डेट थी उस दिन, 22 जनवरी 1905 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ये क्रांति मतलब ये खूनी रविवार की रात होती है, तो खूनी रविवार वही है, ठीक है। चूंकि रविवार के दिन ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक लेनिन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एंटीनियो किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एंटीनियो किस विचारधारा से जुड़े हुए थे भैया? तो एंटीनियो की अगर बात की तो ये मार्क्सवाद से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रांति की सैन्य शब्दावली, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्रांति की सैन्य शब्दावली, गतिशील युद्ध और स्थितियों का युद्ध, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका दोनों होगा, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर कब नियुक्त किया गया इनको, ऑक्सफोर्ड को? तो 1949 में नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ष में सेवानिवृत्ति ली थी? ऑक्सफोर्ड का वैसे जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1990 में। और इन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी, सेवा के पद से हटे थे प्रोफेसर के 1969 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हन्ना आरेंट का जन्म कब हुआ था? हन्ना आरेंट का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 14 अक्टूबर 1906 को, मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर की डेट थी उस दिन, 1975 को इनकी मृत्यु हुई थी हन्ना आरेंट की। जर्मन अमेरिकी दार्शनिक हैं हन्ना आरेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है, हन्ना आरेंट ने किस वर्ष में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी थी? 1928 में डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त करी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन दक्षता और समानता के बीच सामंजस्य को स्वीकार नहीं करता या करती हैं? तो जॉन रॉल्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म किस वर्ष प्रकाशित हुई पुस्तक है? इस पुस्तक को ऐसे लिखा किसने है? जॉन रॉल्स की पुस्तक है, 1933 मतलब 1993 में प्रकाशित पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक लिखा है जॉन रॉल्स ने। अगला प्रश्न है, जो है लेक्सिकल ऑर्डर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो जे रॉल्स के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न है, जस्टिस एज फेयरनेस पुस्तक, इसको भी जॉन रॉल्स ने लिखा है, प्रकाशित हुई है 1985 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है, ऑन हिस्ट्री किस सन में प्रकाशित हुई पुस्तक है? 1983 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझ लिया, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से मैंने 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आपको बड़ी तीव्र गति से लगभग 42 मिनट में आपको मैंने समझा दिया। निश्चित तौर पर आपको मैंने बहुत ही तीव्र गति से बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ समझाने का प्रयास किया है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। और एक बात और, जो आप लोगों को मैंने बताया था कि 10 लोगों के पास इस वीडियो को आपको शेयर करना है, 10 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको करवाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसी तरीके से और सब्जेक्ट की अगर वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके बताओ, और सब्जेक्ट की भी मॉडल पेपर आपके समझ जल्दी आ जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमको 40-45 मिनट तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।